हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विद स्वानम पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं और हमारा अध्याय पहला चल रहा है इतिहास विषय का, जिसके क्रम में अब तक हम 6 वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हमारा 7वां वीडियो है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था लागू हो जाती है उसके बारे में, और इसके अतिरिक्त जो आपके क्रांतिकारी हैं उनके बारे में, और एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जुसेपे मैत्सनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे कि पहले की वीडियो में हम जॉर्ज विलियम शोल्ट्ज और आपकी जो 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद आता है उसको पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ वियना कांग्रेस या वियना जो संधि थी उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं 1815 में स्थापित जो रूढ़ि व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो सबसे पहले यह जो व्यवस्था थी, यानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। यानी इनका शासन कैसा था? निरंकुश था, इस पर किसी का अंकुश नहीं था। और ये आलोचना और असहमति, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपने जो विचार हैं उनसे ये ऐसे असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। न तो इनको अपनी आलोचना पसंद थी और न ही इनको अगर इनसे कोई असहमति जताता है वो भी इनको पसंद नहीं था। ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यह प्रत्येक ऐसी गतिविधि को कुचल देती थी जो कि उसके निरंकुश शासन व्यवस्था पर सवाल उठाता था। कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे लगता है कि ये जो गतिविधि है यह इसके निरंकुश शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, ऐसी गतिविधि को कुचल दिया जाता था, यानी उसको दबा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त इन्होंने सेंसरशिप जैसे नियम बनाए, यानी आप अखबार में क्या छापेंगे, इसके अतिरिक्त आप पुस्तक में क्या लिखेंगे, आपने क्या कविता लिखी है, जो भी लिखा जाएगा वह पहले आपका सेंसर होगा, यानी जो शासन व्यवस्था है वो उसको देखेगी कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो जनता के बीच में जानी चाहिए और कौन सी चीजें आपने ऐसी लिख दी हैं जो शासन की व्यवस्था है उसके खिलाफ है, तो वह ऐसे चीजों को हटवा देगी। ऐसी व्यवस्था को कहा गया सेंसरशिप। तो इसने सेंसरशिप के लिए नियम बनाए। इसके अतिरिक्त इसने अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों पर नियंत्रण लगा दिया। और ये नाटक, गीत, किताब और अखबार किस प्रकार के थे? इनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति के अगर किसी चीज में से विचार झलक रहे हैं या उसमें विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो कि फ्रांस की क्रांति से हैं और उसमें स्वतंत्रता या मुक्ति के बारे में बात की गई है, और वह अखबार, किताब, नाटक या गीत हो, तो उस पर सरकार ने नियंत्रण लगा दिया। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह लगातार उदारवादियों को प्रेरित कर रही थी। जो अभी भी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह उदारवादियों के मन में लगातार उसकी जो स्मृतियां थी, मेमोरी जो थी उनकी, बार बार उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने एक नया मुद्दा बनाया अपने लिए। प्रमुख मुद्दा उन्होंने जो रखा वह रखा था प्रेस की आजादी। जो आपकी प्रिंट प्रेस होती है, पत्रकारिता होती है, उसकी आजादी के लिए इन्होंने अहम मांग उठाई। इसके अतिरिक्त इसी समय यूरोप में आपके कुछ क्रांतिकारी जन्म लेंगे जो कि अलग अलग देशों में आपकी जो क्रांति से संबंधित गतिविधियां हैं उनमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्रांतिकारी क्या है। तो जब 1815 के बाद जो वर्ष आते हैं उसमें अधिकतर जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे वह दमन के भय से, यानी उनको कुचल दिया जाएगा इस डर से, वह क्या हो गए? भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, यानी छुप गए।
इसके अतिरिक्त इन्होंने यूरोपीय राज्यों में जो जो यूरोप के राज्य थे उनमें लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए। यानी ये जो क्रांतिकारी हैं इन्होंने लोगों में अपने विचारों को फैलाने के लिए साथ साथ इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने गुप्त संगठन बनाते हैं ये लोग। अब यहाँ पर क्रांतिकारी होने का क्या अर्थ था? ऐसी चीजों का विरोध करना, यानी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। अगर आप क्रांतिकारी हैं तो सबसे पहले आपको राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना होगा जो 1815 में वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। इसके लिए आपको स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, तभी आप कहलाएंगे क्रांतिकारी। इसके साथ साथ आपको लगातार करना होगा संघर्ष, तभी आपको माना जाएगा कि आप एक क्रांतिकारी हैं। यानी ये सब चीजें जो थी वह क्रांतिकारी होने के लिए बहुत ही जरूरी थी। राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और लगातार संघर्ष करते रहना, ये जो चीजें थी यह बताती थी कि आपको, अगर आप क्रांतिकारी हैं तो ये गुण आप में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी जो लोग थे वह राष्ट्र राज्यों की स्थापना को अपनी आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जो उस समय जो देश थे वह छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और क्रांतिकारी लोगों का मानना था कि ये जो छोटे छोटे समूह हैं ये लोगों का भला नहीं कर सकते और इनको एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर आना पड़ेगा। इसलिए ये जो क्रांतिकारी हैं ये मानते थे कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना जो होगी वो उनके लिए अनिवार्य थी। अब ऐसा ही एक क्रांतिकारी है जो कि आपका इटली का है और जिसे हम जुसेपे मैज़नी या जुसेपे मैत्सिनी के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसके बारे में। वैसे इससे संबंधित तो सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है आपका कि जुसेपे मैत्सिनी कौन था, इसके क्या विचार थे। और दूसरा जो प्रश्न बन सकता है आपके लिए वो बन सकता है जुसेपे मैत्सिनी के विचारों से रूढ़िवादियों में क्या डर था। जो जुसेपे मैत्सिनी है वो क्रांतिकारी है और इसके विचारों से जो रूढ़िवादी हैं वो डरते हैं। तो क्या कारण था कि जो इसके विचारों से डरते थे? इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जुसेपे मैत्सिनी द्वारा जो गुप्त संगठन बनाए गए थे उन्होंने क्या किया। तो इसमें हम 2 से 3 प्रश्नों को एक ही जुसेपे मैत्सिनी के अंतर्गत देखने वाले। और जैसे कि सबसे मेन जो टॉपिक है इसमें जुसेपे मैत्सिनी कौन था और उसके विचार क्या थे, और हम कह सकते हैं कि जो उसने गुप्त संगठन बनाए और उसके जो विचार थे उनसे रूढ़िवादी लोगों को क्या डर था, यह हमारा मुख्य प्रश्न रहेगा। तो यह जो जुसेपे मैत्सिनी है यह आपका इटली का एक युवा क्रांतिकारी है जिसका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ है और यह राजशाही के विरुद्ध है। यह जो आपका राजतंत्र चला आ रहा है, जो राजशाही चली आ रही है उसका विरोध करता है और लोकतंत्र का ये समर्थक है। इसके साथ साथ यह शुरुआत में ही इसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। तो यह शुरुआत से ही एक कार्बोनरी जो संगठन था उसका, यह जो कार्बोनरी संगठन था ये गुप्त संगठन था और इसका सदस्य बन जाता है। यह देशभक्तों का एक समूह था और कार्बोनरी, जिसमें यह कार्बोनरी के संगठन से, गुप्त संगठन से जुड़ जाता है। इसकी उम्र जब 24 वर्ष रही होगी तब यह लिगुरिया में एक क्रांति करता है और क्रांति में इसको पकड़ लिया जाता है और इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। 24 वर्ष की आयु में यह क्रांति करता है और क्रांति के बाद इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इसको देश निकाला दे दिया जाता है सजा के रूप में। अब यह जो व्यक्ति है यहाँ रुकता नहीं है, इसके बाद 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना करता है। ऐसे संगठन जो अंडरग्राउंड रहकर छुपकर काम करेंगे वह थे मार्सेई में तो यंग इटली, मार्सेई नामक जो स्थान है वहां पर वो यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना करता है। जबकि बर्न जो है, बर्न में यंग यूरोप की स्थापना करता है। यंग इटली में ये क्या करता था, जो देशवासी थे यानी जो इटली वासी थे उनमें राष्ट्रीयता
देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करने का काम करता है यंग इटली के माध्यम से। यानी जुसेपे मैसनी द्वारा दो संगठन बनाए जाते हैं, दोनों ही संगठन गुप्त संगठन थे, और ये संगठन जो है, इसमें से जो यंग इटली है, यह इटली वासियों के लिए उनमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना उनमें उत्पन्न हो, इसके लिए वह काम करता है। इसके अतिरिक्त अब ये जो संगठन इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इन संगठनों के जो सदस्य हैं वह पोलैंड, फ्रांस, इटली एवं जर्मनी आदि के समान विचार रखने वाले, यानी जैसे विचार आपके जोसेफ मैसनी के हैं या हम कहें इन संगठनों के जैसे विचार हैं, वैसे ही विचार रखने वाले युवा जो लोग थे वह इन संगठनों के सदस्य बनते हैं। जर्मनी से बनते हैं, पोलैंड से बनते हैं, फ्रांस से बनते हैं और इटली से बनते हैं, और इन युवाओं के जो विचार हैं वह बिल्कुल जोसेफ मैसनी और जोसेफ मैसनी द्वारा बनाए गए गुप्त संगठनों से मिलते हैं। इसके अलावा जोसेप्पे जो मैसनी है उसके कुछ विचार हैं, और वो क्या कहता है ये हमें थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कोच के रूप में याद रखना है। जोसेप्पे मैसनी के अनुसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। यह सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो जो आपका जोसेफ मैसनी है वो कहता है कि जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्रीय जो नेशन है और वह मनुष्यों की प्राकृतिक या नेचुरल जो यूनिट है वह क्या है, आपका राष्ट्र है। इसके अलावा इटली जो है वो जिस प्रकार से छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है वह लगातार ऐसे नहीं रह सकता। वह क्या चाहता है, वह जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत जो गणतंत्र है उसका निर्माण करना चाहता है, यानी एकीकृत इटली का निर्माण करना चाहता है, और एकीकरण को ही मानता है कि एकीकरण से ही इटली की मुक्ति का आधार तय होगा। यानी उसे लगता है कि एकीकरण हो जाएगा तो जो इटली है उसमें जो समस्याएं चल रही हैं उनका निराकरण हो जाएगा। अब इससे जो रूढ़िवादी लोग थे वो काफी भयभीत थे। तो देखिए ये जो राजतंत्र का घोर विरोध करता है और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से, यानी जो वह विचार जो फैला रहा है लोगों के बीच में, इन विचारों से रूढ़िवादियों को वह हरा देता है। यानी जो राजतंत्र का घोर विरोध कर रहा है और अपने प्रजातांत्रिक गणतंत्र के जो उसने स्वप्न देखा है, जो अपने उसने विचार रखे हैं और जो लोगों के बीच में फैला रहा है उसको, उसी से रूढ़िवादियों को वह पराजित कर देता है। तो यह जो मुख्य चीजें थी आपकी जुसेपे मैसनी के बारे में थी। जुसेपे मैसनी जो था वह इटली का एक युवा क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था। इसके अतिरिक्त यह जो व्यक्ति है मात्र 24 वर्ष की आयु में ही एक लिगुरिया नामक स्थान पर क्रांति करता है। क्रांति के दौरान इसको पकड़ लिया जाता है और देश निकाला यानी बहिष्कृत कर दिया जाता है। बाद में जब यह और आगे बढ़ता है तो यह दो भूमिगत संगठनों की स्थापना करता है, और भूमिगत संगठन जो थे वह थे आपका मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। जो यंग इटली था वह इटली वासियों में देश के प्रति जो है वह राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, त्याग और बलिदान की भावना को उत्पन्न करता है, लोगों के बीच इसको फैलाता है। इसके साथ साथ इसके जो इटली और यंग इटली और यंग यूरोप जो दो संगठन थे, इसके संगठनों के जो सदस्य थे वो आपके बिल्कुल जोसेफ मैसनी जैसे विचार जो युवा रखते थे या जो संगठन के विचार थे बिल्कुल वैसे ही इसके जो सदस्य थे वो थे आपके पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से एवं जर्मनी से। इसके अतिरिक्त एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है ड्यूक मेटरनिक, वह जो है जोसेफ मैसनी के बारे में कहता है कि यह जो व्यक्ति है यह सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। जोसेफ मैसनी को जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है उसको दुश्मन बताता है, और वह व्यक्ति जो है वह उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर और वियना कांग्रेस जो हुई थी उसका उसने मेजबानी की थी और जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो वह भी सेंटेंस याद रखना है, किस व्यक्ति द्वारा या किस के द्वारा जो जोसेफ मैसनी है उसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे।
तो मुख्य जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक था हमारा वो था जुसेपी मैसिंग। इसके अतिरिक्त हमने जहां से थोड़ा बहुत अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का 3 नंबर का पूछा जा सकता है उन टॉपिकों को टॉपिक्स को भी हमने यहाँ पर रखा है। क्रांतिकारियों के बारे में भी रखा है, उनके क्या विचार थे, किन लोगों को ही क्रांतिकारी माना जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसमें हमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज हमें लगी वो था आपका जिसेपी मैसन। इसके अतिरिक्त जो हमें जो लगा बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए वो भी हमने साथ में रखी हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करें। उन पर अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई गलती हमसे गलती हो रही है तो उसके लिए फीडबैक के रूप में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों के बीच में भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए यह कारगर साबित हो रहा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।